तो वेलकम बैक स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं टिश्यूज़ इन एक्शन। तो ये वाला चैप्टर जो है चैप्टर 3 है, साइंस नई वाली जो है एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन। तो इसमें आप पढ़ने वाले हैं टिश्यू इन एक्शन में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ना है। प्लांट टिश्यू की टाइप्स क्या हैं, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, परमानेंट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़, उसके बारे में अलग अलग टिश्यूज़ जो हैं हमारे बॉडी में रहते हैं। एलिमेंट्री आइडिया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की केयर कैसे करते हैं, इंजरीज, पोस्चर केयर वगैरह क्या कैसे करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है दैट इज़ जो करिकुलम है ये एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसमें से लिया गया है। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। तो बेटा बिगनिंग कहाँ से होती है? बिगनिंग होती है हमारी एक पिक्चर है जो ग्राफिक्स है, इन्फोग्राफिक्स आपके वहाँ पर दे रखा है। देयर इज़ सम लैब, तो लैब में कोई काम चल रहा है। तो इसमें देखिए ये जो कोई लेडी है या साइंटिस्ट है दैट इज़ वर्किंग ऑन सम सेल्स और टिश्यूज़। यहाँ पर अलग अलग केमिकल्स रखे हैं, प्लांट भी साथ में पड़ा है। एंड हेयर वी आर हैविंग लेडी जिसमें अलग अलग उसके टिश्यूज़ जो हैं उसको बाहर में बताया गया कि कौन कौन सी बॉडी पार्ट में कौन कौन से टिश्यूज़ मौजूद हैं। तो ऐसा ही जो देखिए ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उसके बाद हार्ट के बारे में है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बारे में है, जो स्केलेटल सिस्टम उसके बारे में है, मस्कुलर सिस्टम के बारे में है। तो इसी के बारे में इसका मीनिंग हमने पढ़ना है। तो चैप्टर की जो जिस्ट है, जो बिगनिंग है, वो उसके बारे में एक डायग्राम में जो स्टार्टिंग में पिक्चर दी होती है उसमें सब कुछ क्लियरली बता रखा होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले बिगनिंग होती है जहाँ पर थिंक इट ओवर। हाउ इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेस एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो क्वेश्चन अराइज करता है कि जब हम सेल्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं, जहाँ टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो क्यों महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हम अंडरस्टैंड कर लें कि लाइफ प्रोसेस, जीवन में प्रक्रियाएँ जो चल रही हैं, और ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, ठीक है। कैसे स्टडी जो है सेल्स और टिश्यूज़ के लिए, जो लाइफ प्रोसेस और ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ आर टिश्यूज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट एंड वाई। जो प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ हैं वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से और क्यों डिफरेंट है। हाउ इज़ द डिवीजन ऑफ फ्लेवर एट वेरियस लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोरिलेटेड विद देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो डिवीजन ऑफ लेबर, जो कार्य का विभाजन है, ये सेल स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर। तो वेरियस लेवल पर जो है डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा, ठीक है, और ये कैसे एक दूसरे से स्ट्रक्चर और फंक्शन के वाइज एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। अब बेटे चैप्टर शुरू करने से पहले ना हमारे पास बहुत सारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे हम? लाइफ बिगिंस विद अ सिंगल सेल, डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अब लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है जो कि लगातार डिवाइड करता है, कई बार लगातार डिवाइड करता है और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को बना देता है। दीज सेल्स ग्रेजुअली फॉर्म स्किन, मसल्स, बोन्स, नर्व्स एंड ऑर्गन्स। अब यही सेल जो हैं फर्दर डिवाइड होते हुए क्या बनाते हैं? इसी सेल से हमारी स्किन बनती है, इसी सेल से हमारी मसल्स, मांसपेशियाँ बनती हैं, इसी सेल से हमारी हड्डियाँ बनती हैं, जो नर्व सेल्स हैं वो भी इसी से बनते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे वो भी इसी से बनते हैं। अब ये जो मैंने ऑर्गन आपको गिनाए हैं, अब इनका काम क्या क्या रहेगा? स्किन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मसल्स जो हैं वो मूवमेंट में मदद करेंगे, बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, नर्व्स जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, नियंत्रण और समन्वय जो है उसमें हमने कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ठीक है। तो नर्व जो है, हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है, साथ में कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी के साथ। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंट्रिकेट एंड इज़ कॉल्ड वन ऑफ नेचर्स ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स। अब भगवान ने, जो नेचर ने इतना ग्रेटेस्ट मार्वल बनाया है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर कभी आप डॉक्टर बनो, जब आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो, यूट्यूब के ऊपर देखो कैसे बॉडी काम करती है, तो आप मानोगे कि ये बहुत जटिल है हमारा बॉडी का प्रोसेस, और ये नेचर की सबसे ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल है, अद्भुत रचना है। हम रिसर्चर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेप्लिकेट एंड मॉडिफाई दिस प्रोसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो जितने भी शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसकी नकल करते हैं कि बॉडी में कैसी चीज़ें काम करती हैं, एंड मॉडिफाई दिस प्रोसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर, और इन्हीं प्रोसेस को फर्दर मॉडिफाई करते हैं कि उनको ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, अब इसको समझने के लिए वी मस्ट नो द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो जितनी भी जैविक प्रक्रियाएँ हैं हमें उनको समझना पड़ेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारे विकास के लिए इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स में डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे होती है, उसमें कौन कौन सी लाइफ बायोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं इन सभी चीज़ों को देखकर। वाई डू सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। अब सेल्स जो है वो इकट्ठे होकर टिश्यूज़ क्यों बनाते हैं, क्या कारण है? टिश्यूज़ को हिंदी में हम कहते हैं ऊतक। Why do some tissues grow throughout life while others do not?
कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि पूरी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं, लेकिन कुछ जो है ग्रो नहीं करते। अब चैप्टर 2 में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का। मैनी सेल्स पुट टुगेदर फॉर्म अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आपने पढ़ा। यूनिसेलुलर मीनिंग एक सेल से बने हुए, और मल्टीसेलुलर जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं। तो देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक संगठन का क्रम है, ये चीज़ मिलकर ये बनाएगी, ये मिलकर ये बनाएंगे, ये मिलकर ये बनाएंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है फर्दर इंडिविजुअल को बना रहे हैं ना। तो ऐसे हमारे पास हायरार्की एक बनी होती है, राइट। तो अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ऐसा रहता है, लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल के अंदर सारे काम होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब ये देखिए ऑर्डर ऑफ, अभी इंट्रो चल रही है हमारी। ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, एंड फर्दर ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर इसको आपने याद रखना है तो इजी मेमोरी ट्रिक में आपको, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने बहुत सारी मेमोरी ट्रिक्स जो है वो लगाई हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर उसको स्टडी करना हो, आपने याद रखना हो तो C2 से याद रख लीजिए आप, ठीक है। सी मीनिंग सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये तो आपको क्लियर हो गया। तो सिमिलर सेल्स जो है वो क्या मिलकर बनाते हैं? जब एक जैसे सेल इकट्ठा होते हैं, दे मेक द टिश्यूज़। डिफरेंट टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स। तो अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो हार्ट के सेल्स हैं, ठीक है, उन्होंने मिलकर क्या बनाया? हार्ट का टिश्यू। हार्ट के टिश्यूज़ ने, इसको हम कार्डियक टिश्यू बोलेंगे, हार्ट के टिश्यू ने मिलकर पूरा का पूरा हार्ट बना दिया, ठीक है। हार्ट और उसके साथ में आर्टरीज और वेन्स जो हैं उन्होंने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना दिया, उसके साथ जितनी भी पूरे बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स हैं, और उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा हार्ट और हार्ट के साथ रिलेटेड जितनी भी आर्टरीज वेन्स बनाई। फिर उन्होंने कितने सारे ऑर्गन सिस्टम बनाए। ऐसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, ऐसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, ऐसे रिप्रोडक्टिव बनेगा, ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बनेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग सिस्टम जो है आपस में मिक्स होंगे और बनाएंगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को, राइट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, लाइक अमीबा, वन सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस। तो एक ही सेल सारे के सारे फंक्शन जो है, सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट जो सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। अब आगे हमारे पास टिश्यू की एग्जांपल। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो आपने इसको क्या करना है बेटा? इसको आपने कर लेना अंडरलाइन। तो टिश्यू जो है क्या है, हम इसको समझ के चलेंगे कि टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सेलों का समूह है एक, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और एक दूसरे के, जो आप कह सकते हो दीज आर द सिमिलर सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन दे दी, दी टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। या फिर आप ये लिख सकते हो कि टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि आपस में इकट्ठे होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर। अब अलग अलग टिश्यू होंगे तो अलग अलग काम करेंगे, मीनिंग वो अपने काम के अकॉर्डिंगली लेबर करेंगे, कार्य का विभाजन करेंगे। कौन सा कार्य कौन सा टिश्यू करेगा ये वो डिवाइड कर लेंगे। जैसे हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना, है ना। ब्रेन का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। जो लंग्स का काम है सांस जो है उसको इकट्ठा करना, ऑक्सीजन को पहुँचाना, ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर जाना अंदर का। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं उनका अलग अलग काम है। तो दिस इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। एक ही सेल, एक ही तरह के टिश्यू सारे काम नहीं कर रहे। डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज एफिशिएंसी। अब डिवीजन ऑफ लेबर जब होता है, अलग अलग टिश्यू जब अलग अलग ऑर्गन जब अपना अपना काम कर रहे हैं, उससे क्या होता है? उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। एंड हेल्प्स ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस। और इससे क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स से जो जटिल डिफ़िकल्ट लाइफ प्रोसेस है उसको वो ईजिली कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है एनिमल्स में, मसल टिश्यू जो है उसका क्या काम है? मस्कुलस का। डोले शोले आपके जो है बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, ठीक है, लेग्स हैं, इनका क्या काम है? सिर्फ मूवमेंट। नर्वस टिश्यू का क्या काम है? कैरीज मैसेज सिग्नल, मैसेज को रिसीव करता है और मैसेज को सेंड करता है। तो इसका मीनिंग ये एनिमल्स में हमारे पास एक एग्जांपल होगी कि कैसे टिश्यू जो है काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है? प्लांट्स में जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से प्लांट के दूसरी जगह तक सभी चीज़ें पहुँचेंगी। फ्लोइंग का क्या काम है? इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, फर्स्ट से फ्लोइंग, फर्स्ट से फूड, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बेटा यहाँ तक तो थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज 3.1, व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यूज डिफरेंट। प्लांट और एनिमल के टिश्यू अलग अलग क्यों होते हैं? अब आप अपने आप को कंपेयर करो प्लांट के साथ।
दोनों की टिश्यूज़ अलग अलग है। क्यों अलग हैं, इसका हम रीज़न जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड सेल्स एंड एनिमल सेल। तो पहली बात है कि दोनों के सेल्स के बीच में डिफरेंस है, क्लियर कट वहाँ पर फ़र्क है उन दोनों में। मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर फिक्स्ड। पहली बात तो ये याद रखिए कि प्लांट्स जितने भी होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं इन वन प्लेस एंड कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं फिक्स्ड रहते हैं, वो एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर पाते। मोस्ट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जबकि दूसरी साइड पे कंपेयर करें तो एनिमल एक साइड से दूसरी साइड पे मूव कर सकते हैं। दो सम लाइक स्पॉन्जिस आर इमोबाइल, ठीक है, जैसे स्पॉन्जिस हैं ये भी एनिमल्स में आते हैं, लेकिन ये इमोबाइल होते हैं, ये नहीं चलते। प्लांट्स नीड सपोर्ट। अब प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए टू रिमेन फन, एक जगह पर मजबूत रहने के लिए, एक जगह पर इकट्ठे रहने खड़े रहने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। एंड अपराइट, सीधा खड़ा रहने के लिए कौन प्रोवाइड कर रहा है ये सारी चीज़, दैट इज द रूट्स। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स। तो प्लांट सेल जो है उनको बहुत सारी हार्श कंडीशन को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, तो उनके पास सेल वॉल भी है विच गिव देम रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, जो कि उनको रिजिडिटी, कठोरता और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रोवाइड करती है। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ रिजिड सेल वॉल। एनिमल सेल के बीच में, अब प्लांट और एनिमल सेल का बीच में आपको फ़र्क तो पता ही है ना, ठीक है, और क्यों है उसका हम रीज़न जो है वो कर रहे हैं कि क्यों इस फ़र्क के कारण ही हम जो है उन दोनों के सेल्स जो है अलग होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बिकॉज ऑफ दिस एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजीली। तो सेल वॉल होने के कारण एनिमल सेल क्या है इजीली अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, इस लचीलेपन के कारण लोकोमोशन में, उनको चलने फिरने में क्या है आसानी होती है। Another major difference is the mode of nutrition। अब प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक सबसे बड़ा फर्क यह है कि वो पोषण की विधि, वो खाना कैसे खाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं। प्लांट्स हैव टिश्यूज दैट यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स में इक्वालिटी है, उनमें क्या है कि ऐसे सेल्स हैं जैसे जो कि क्लोरोफिल को यूज़ करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल्स हैव टिश्यूज दैट हेल्प इन डाइजेशन। तो एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको फूड के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, एनिमल्स डाइजेशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट फूड के जो सोर्सेज होंगे वहाँ से वो, जो भोजन के स्रोत होंगे वहाँ से वो क्या करेंगे, फूड को गेन करेंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट टिश्यूज़ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। अब देखिए प्लांट्स और एनिमल में एक बात और डिफरेंट है कि उनको फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सेल्स या टिश्यूज़ उनकी बॉडी में मौजूद हैं। ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो डिफरेंट। अब हमारी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में ग्रोथ का पैटर्न भी डिफरेंट है। किस तरीके से वृद्धि कर रहे हैं, किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, बड़े किस तरीके से हो रहे हैं। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइट गेन कर लेंगे 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट, 7.5 फीट, है ना, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते, ठीक है। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो एकदम से ग्रो करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ जो हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डिफरेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन भी अलग रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ इज रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या है। तो ये तो था बेटा हमारा टॉपिक 3.1, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। सो लेट अस मूव फर्दर। तो हमारा पहला टॉपिक आता है मीट अ साइंटिस्ट, BGL स्वामी। तो BGL स्वामी जो है एक रिनाउंड इंडियन बॉटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञानी थे, मीनिंग प्लांट साइंटिस्ट थे वो। ही इज़ नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो उनका योगदान क्या है कि उन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों स्टडी की थी प्लांट्स की, मीनिंग फिजियोलॉजी आती है बाहर की उनकी संरचना, ठीक है, मॉर्फोलॉजी सॉरी। तो उनका बाहर से कैसे दिखते हैं पौधों का, आउटसाइड हाउ दे लुक फ्रॉम आउटसाइड, और एनाटॉमी, और उनके अंदर कैसे सेल जो है, स्ट्रक्चर का कैसा है उनके सेल्स का, ठीक है, कैसे वो डिस्पर्स हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ जो उन्होंने स्टडी की थी एनाटॉमी में, आंतरिक जो उनका संरचना है, सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, टिश्यूज़ कैसे अरेंज्ड हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी हसुरु होनु, ठीक है, जो बहुत पॉपुलर है कन्नड़ भाषा में उन्होंने लिखा था। द बुक इज़ अ ब्लेंड ऑफ साइंस, सैटायर एंड कल्चर। तो वो ये बुक जो है ये मिश्रण है, इसमें विज्ञान है, व्यंग्य है, ठीक है, और संस्कृति जो है, कल्चर के बारे में भी लिखा गया। द बुक डिस्क्राइब्स बोटेनिकल एक्सकर्शन इन द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो ये बेसिकली ये बुक किसके बारे में लिखी गई है कि उनकी जो वनस्पतिक भ्रमण था, वो जब डिस्कवरीज कर रहे थे तो वो एक्सकर्शन पर जाते थे, घूमने जाते थे, कहाँ पर, बोटेनिकल गार्डन्स में और फॉरेस्ट में। तो वहाँ पर वेस्टर्न घाट्स जो हैं, वहाँ पर जो वन लगे हुए हैं, जहाँ पर जंगल हैं, वहाँ पर वो अक्सर जाते थे।
तो उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। इट कंटेन्स प्लांट डिस्क्रिप्शन, तो वो वहाँ पर पौधों का वर्णन करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनका उपयोग बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग कि बेटा जो हमारे वनस्पति विज्ञान है इसके ऊपर डिपेंडेंट है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में बहुत सारे केमिकल्स एंड प्लांट्स जो बेसिकली यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स की यूज़ क्या क्या है ये हमारे पास वहाँ पर जो लोकल, वहाँ पर ट्राइबल्स, लोकल जो नेटिव लोग हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। दे डोंट, वहाँ पर इतनी हेल्थ फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो लोकल पौधों को यूज़ करके वहाँ पर मेडिसिन को तैयार करते हैं, जहाँ उसको यूज़ करते हैं। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, उनको संरक्षण कैसे दिया जा सकता है, उनको कैसे बचाया जा सकता है प्लांट्स को। बोटैनिकल फोल्कलोर्स, तो वनस्पति यानी प्लांट्स के बारे में और ह्यूमन के रिलेशन के बारे में कुछ लोक कथाएँ वहाँ पर जो मौजूद हैं। एंड मिथ्स, जो कि वदंतियाँ वहाँ पर हैं, मिथोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। द बुक रिसीव द केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978। तो 1978 में इनको केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो मिला था इस काम के लिए। तो इनका नाम BGL स्वामी, इनको आपने याद रखना है। तो बेटा टॉपिक है 3.2 टिश्यूज़ फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। पौधों में जो वृद्धि करने के लिए जो टिश्यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। लेट अस सी। अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोज इनटू अ टाल ट्री। तो आप देखा होगा आपने कि जब भी आपने कभी को प्लांट लगाया है ना, तो आप क्या करते हो, प्लांट को लगाते हो ना, तो वो छोटा सा पौधा होता है एक, ठीक है, और वो फिर बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसकी हाइट बढ़ जाती है और लंबा होकर पूरा का पूरा वो ट्री बन जाता है। रूट्स जो है वो बिल्कुल गहरी मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, ठीक है ना। स्टेम जो है, उसकी तना जो है वो थिकर एंड थिकर होता जाता है, अभी समय के साथ बहुत मोटा हो जाता है। ग्रास जो है, ठीक है, वो ग्रो कर जाता है फिर से, जैसे उसको गाय चर जाती है या कोई भी जानवर चर जाता है, तो एनिमल्स उसको उसके ऊपर जब ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, तो फिर से ग्रो कर जाता है घास। कैसे कर रहा है? दीज चेंजेस अकर बिकॉज ऑफ द स्पेशल टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो ये सारी की सारी चेंजेस के पेड़ लंबा हो रहा है, रूट्स मिट्टी के अंदर गहरे तक जा रही हैं, स्टेम जो है वो मोटी होती जा रही है समय के साथ, ठीक है, घास फिर से ग्रो कर रहा है। ये सारी की सारी चेंजेस जो है ये क्यों होती हैं? बिकॉज स्पेशल टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रोथ। तो स्पेशल टिश्यूज़ हैं जो इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसमें कि प्लांट जो है डिफरेंट तरीके से ग्रो करता है। कौन कौन सा तरीका है ये? इंक्रीज इन लेंथ। पहली बात तो ये ऊपर हमने देख लिया कि प्लांट जो है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। इंक्रीज इन हाइट ऑफ स्टेम, इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रूट्स, सेकंड पॉइंट है, जो रूट्स हैं वो बहुत गहरे तक जाती हैं। इंक्रीज इन गर्थ, प्लांट्स की मोटाई भी बढ़ती है, स्टेम बिकम्स थिकर। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और उसके बाद अगर कोई चीज़ हम काट दें तो उसकी रीग्रोथ होती है। चार चीज़ें हैं हमारे पास, लेंथ, डेप्थ ऑफ रूट, गर्थ बढ़ती है, प्लांट की मोटाई बढ़ती है, और उसकी रीग्रोथ होती है। ग्रोथ आफ्टर कटिंग ब्रांचेस, जब हम किसी ब्रांचेस को काट देते हैं, ठीक है, जहाँ ग्रेजिंग के बाद ग्रास ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड द रीग्रोथ, ठीक है। दिस ग्रोथ रिक्वायर एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल। तो ये ग्रोथ तब होती है, मीनिंग लेंथ, डेप्थ, गर्थ और रीग्रोथ तभी होगी जब हम वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं वहाँ पर। अब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं, दीज सेल्स टुगेदर फॉर्म अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सीधी सी बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डेफिनेशन तो मैं आगे करवा दूंगा। तो आपको याद रखना है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है लेंथ बढ़ाने के लिए, रूट्स को गहरा करने के लिए, मोटाई बढ़ाने के लिए और रीग्रोथ के लिए। याद रहेगा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो आपने हमेशा याद रखना है ये सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जिसके कारण कोई भी प्लांट जो है ग्रो करता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हेल्प प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स। तो डिफरेंट टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट्स को अलग अलग दिशा में बढ़ने में हेल्प करते हैं। मोटाई बढ़ाने में अलग टिश्यूज़ काम करते हैं, नाम उनका मेरिस्टेमेटिक होगा, लेकिन मेरिस्टेमेटिक भी आगे फर्दर टाइप्स होंगी। और ऊंचाई बढ़ाने में, मोटाई बढ़ाने में, साइड पे ब्रांचेस को ग्रो करने में और रीग्रो करने में some tissues are responsible. These are called as the meristematic tissues. तो बेटा ये निमोनिक्स है, मैंने बना रखा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या फंक्शन होंगे। तो आपने LGR को याद रखना है, लेंथ, गर्थ और रीग्रोथ, तीनों चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो निमोनिक्स याद है, मेरिस्टेमेटिक लेट्स ग्रोथ रीस्टार्ट, ठीक है। लेट्स का मीनिंग लेंथ, G फॉर गर्थ, R पर रीग्रोथ, मेरिस्टेम्स लेट्स ग्रोथ रीस्टार्ट। तो ये निमोनिक से याद रखने के लिए एक मैंने आपको फार्मूला बता दिया। तो ये वहाँ यहाँ पर हमने बता रखे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर आप इनको बड़े ध्यान से देखोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को, तो यू विल फाइंड दैट देयर इज़ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा एक, और थिक साइटोप्लाज्म होगा इनके साथ, और साथ में साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कैसे दिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे।
और नेक्स्ट टॉपिक है 3.2.1 एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हमने पढ़ना है। हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ। तो प्लांट्स जो हैं लेंथ में कैसे ग्रो करते हैं, लंबाई वाइज, यानी प्लांट लंबा हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके अंडर हम पढ़ेंगे। दैट इज़ द एक्टिविटी 3.1। आपको 2 ग्लास जार लेने हैं, ठीक है, एंड फिल देम विद वाटर। तो ये एक ग्लास जार है, ये दूसरा है, हमने दोनों को क्या कर दिया, पानी से दोनों को भर देना है। प्लेस अनियन बल्ब ऑन बोथ जार। तो इसके ऊपर भी एक अनियन बल्ब रखना, पानी से अच्छी तरह से फिल करना है इसको, सो दैट पानी टच होता रहे इनकी रूट्स के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद दोनों जार के ऊपर हमने एक साइज़ के ही अनियन रखते हैं। ऑब्जर्व रूट ग्रोथ फॉर फ्यू डेज। आप देखोगे इनकी रूट्स जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देंगे नीचे की ओर। मेजर रूट लेंथ। तो आपको स्केल लेना है, स्केल से आपने देखना है कि इनकी मैक्सिमम रूट लेंथ कितनी है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपने हर दूसरे तीसरे दिन को बाहर निकालना और सेंटीमीटर में देखना है कि इनकी कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। फर्स्ट डे में कितनी ग्रोथ है, सेकंड डे में कितनी ग्रोथ है, थर्ड डे में कितनी ग्रोथ है। थर्ड डे जब आएगा ना तो आप देखोगे काफ़ी ग्रो कर चुकी होंगी, लेकिन आपने क्या करना है, एक जार जिसको हमने नेम रखा था ए, उसको ऐसे ही रहने देना, लेकिन जार बी जो है ना उसका अनियन निकालना है और उसकी रूट्स को थोड़ा सा कैंची से नीचे से ट्रिम कर देना है, ठीक है, और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देना है। सो अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिखा है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। अब देखिए, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जार ए में और बी में दोनों में सिमिलर ग्रोथ हुई, दोनों को 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ग्रो की। सेकंड डे में दोनों ही 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ग्रो कर गए। थर्ड डे में 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ग्रो कर गए। फोर्थ डे हमने क्या किया, एक जार जो था दैट इज़ द ए, उसको ऐसे सच रहने दिया, लेकिन जार बी जो था उसको नीचे से उसकी रूट्स को क्या कर दिया, हमने ट्रिम कर दिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे से। तो जब आपने ट्रिम कर दिया तो डे 5 में देखोगे कि जार ए की तो रूट्स जो हैं बढ़ गई हैं, ठीक है, 6 डे में भी बढ़ती जाएंगी, 7 डे भी बढ़ेंगी, लेकिन जिसकी रूट्स को आपने कट किया था ना वो 3 सेंटीमीटर ही रहेंगी 4th, 5th एंड 6th डेज 7 डे में कंसेक्यूटिवली। तो इसका हमने ऑब्जर्वेशन क्या की, ऑब्जर्वेशन ये रही कि जार ए जो है रूट्स कंटिन्यूस ग्रोइंग इन लेंथ। जार ए में तो रूट्स लगातार कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेंगी लेंथ वाइज, लेकिन जार बी में वो दे विल स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर कटिंग द टिप्स। तो टिप्स को काटने के बाद वो ग्रो करना बंद कर देंगी। अब इसका हमने क्या रिजल्ट निकाला, रिजल्ट ये निकाला जी कि रूट्स ग्रोथ अकर ओनली एट रूट टिप्स। रूट की टिप्स जो होता है ना, ये बड़ी सिरे जो होते हैं इसके, बिल्कुल ये है रूट की टिप, देख रहे हो जहाँ एरो बना रखा है। तो रूट की टिप जो है ना वहीं पर ग्रोथ होती है, इधर तो ग्रोथ होगी नहीं, बाकी जगह पर ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ टिप पे ग्रोथ होती है। रूट टिप्स कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। रूट की टिप में ये वाला पोर्शन होता है जहाँ पर बिल्कुल जो टिप है इनकी, ठीक है, इस टिप पे क्या होगा, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, सक्रिय विभाजित कोशिकाएं, ऐसे सेल्स होंगे जो बड़ी एक्टिवली डिवाइड होते हैं। दीज डिवाइडिंग सेल्स फॉर्म एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर कौन से सेल होंगे, एपिकल मेरिस्टेम होंगे, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम हेल्प्स प्लांट ग्रो इन लेंथ। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है प्लांट को लेंथ वाइज, चाहे ये ऊपर हो, यहाँ पर शूट के ऊपर भी एपिकल मेरिस्टेम है और ये रूट के ऊपर भी एपिकल मेरिस्टेम है, तो ये इसको लेंथ वाइज, मीनिंग लेंथ वाइज ये ऊपर को बढ़ेगा और रूट जो है लेंथ वाइज नीचे को जाएगी। ऑब्वियसली रूट नीचे को जाती है ना। दीज डिवाइडिंग सेल फॉर्म एपिकल मेरिस्टेम्स, ठीक है। तो ये सेल जो हैं ये एपिकल मेरिस्टेम बनाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम हेल्प प्लांट टू ग्रो इन लेंथ। तो एपिकल मेरिस्टेम किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये उसको लेंथ वाइज जो ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होगी, शूट की टिप के ऊपर, जो स्टेम होती है उसकी टिप के ऊपर होगी और रूट की टिप के ऊपर होगी। याद रखिएगा, रूट की टिप और शूट की टिप के ऊपर कौन सी होते हैं सेल्स, टिश्यूज होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। शूट टिप्स आल्सो कंटेन एपिकल मेरिस्टेम। ओके, तो बेटा इसी का एक्सपेरिमेंट अब हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 2 जार, ठीक है, दिख रहे हैं आपको। तो इन दोनों जार्स में हमने क्या भर दिया, पानी, इसमें भी पानी भर दिया, इसमें भी पानी भर दिया, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पर आप छोटे मुँह वाले व्हीकल भी ले सकते हो, आप घर में भी कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। जो लंबे वाले गिलास होते हैं उसके वो लेने पड़ेंगे आपको। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि इधर और इधर दोनों साइड पे एक एक अनियन रख देना है। ये हमने अनियन रख दिया, ठीक है। अब अनियन रखने से क्या होगा कि आप देखोगे यहाँ पर हर पर डे के हिसाब से यहाँ पर रूट की ग्रोथ होगी। हर डे 1 सेंटीमीटर दे विल स्टार्ट ग्रोइंग। फर्स्ट डे में 1 सेंटीमीटर ग्रो करेंगे, ठीक है, ये भी ग्रो कर रहा है, ए भी और बी भी। सेकंड डे में भी 1 सेंटीमीटर ग्रो करेंगे, ये भी ग्रो करेगा। थर्ड डे जो होगा उसमें फिर से 1 सेंटीमीटर ग्रो करेगा, ये भी और ये भी। लेकिन हमने थर्ड डे में क्या करना है, इसको कट कर देना नीचे से, इसकी जो एपिकल मेरिस्टेम वाले सेल्स हैं ना उनको काट देना हमने यहाँ से, ठीक है। यू विल जस्ट कट इट फ्रॉम हियर, ओके। काटने से क्या होगा, इसके जो एपिकल मेरिस्टेम है, रूट के एपिकल मेरिस्टेम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो क्या होगा, इसकी फर्दर ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ से इसको काट दिया आफ्टर कटिंग इट, बट यू विल ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला जो जार था उसमें तो रूट्स लगातार
लंबी होती जा रही है, लेकिन बी वाले में ऐसा नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज इसमें एपिकल मेरिस्टेम जो है वो अभी मौजूद है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल मौजूद है और ये लगातार बढ़ते जाएंगे, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। यही चीज़ मैंने ग्राफ में शो की आपको, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये अनियन वाला जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो इसी के साथ बेटा हमारी एक्टिविटी 3.1 के जो रूट ग्रोथ सिर्फ रूट की टिप्स के ऊपर होती है, ठीक है, रूट्स की टिप्स के ऊपर जो है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, अगर हम उसको काट दें तो उनकी डिवीज़न रुक जाती है, ठीक है। तो जो लेंथ वाइज उनकी ग्रोथ है रुक जाएगी अगर हम एपिकल मेरिस्टेम को काट देंगे। तो ये वाला हमारे पास एक्सपेरिमेंट इसी चीज़ को प्रूव करता है। तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये लगातार इसकी ग्रोथ होगी, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई। तो इसलिए हमारी एक्टिविटी जो है 3.1 कंप्लीट हुई, दैट इज ऑफ द चैप्टर 3, जो हमें बताती है कि एपिकल सेल्स, एपिकल मेरिस्टेम्स आर नेसेसरी फॉर लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स। थैंक यू। ऊपर इस डाटा के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको ग्रो करेंगे ना और इसका बनाएंगे ग्राफ, तो ये ग्राफ जो है ना ये कुछ इस तरह से बनेगा। आपको ग्राफ तो मैंने बता दिया ना मोशन चैप्टर में, आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो रूट की लेंथ कितनी बढ़ रही है, ठीक है। तो बल्ब के नीचे जो हमने लगा रखा है ना, प्याज लगा रखा था उसकी, तो यार एक ही जो ग्रोथ है वो ये दे रखी है हमने, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन, ये इंक्रीज़ हो रही है ना। लेकिन हमने क्या किया, 1, 2, 3 डे में हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया यहाँ पर, तो इसकी ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम। तो यही बता रहा है ये ग्राफ कि जो ए है उसकी ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन बी में ग्रोथ जो है डिक्रीज़ हो जाएगी और अल्टीमेटली दैट विल स्टेबल, एक ही इतना ही रहेगी उसकी, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो की पॉइंट्स आपने क्या सीखे यहाँ से, एपिकल मेरिस्टेम जो है रूट और शूट की टिप के ऊपर होते हैं, याद रखना है आपने। इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में काम करते हैं। ये रूट की ग्रोथ जो है वो टिप्स के ऊपर होती है, सिर्फ रूट और शूट की ग्रोथ जो है वो टिप्स के ऊपर होती है। कटिंग रूट टिप स्टॉप्स ग्रोथ, अगर हम रूट की टिप काट दें तो ग्रोथ नहीं होती है। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए रखे हैं क्योंकि इसी में से एमसीक्यू पूछे जाएंगे बाद में, तो आपको क्लियर होना चाहिए। एपिकल मेरिस्टेम कॉजेज प्राइमरी ग्रोथ, तो एपिकल मेरिस्टेम जो है ये प्राइमरी ग्रोथ कॉज करते हैं, मीनिंग मेन ग्रोथ जो है लेंथ वाइज। तो डेफिनेशन जो है एपिकल मेरिस्टेम की आपने याद रखनी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट टिप रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ। तो एपिकल मेरिस्टेम कौन से होंगे, ये वो वाले मेरिस्टेम हैं जो रूट और शूट की एपेक्स के ऊपर होंगे, टिप्स के ऊपर होंगे, जो कि उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो डेफिनेशन ये होगी। प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड शूट, तो प्राइमरी ग्रोथ मीनिंग मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था, एपिकल मेरिस्टेम कॉजेज प्राइमरी ग्रोथ, तो इसका मीनिंग है जो स्टार्टिंग की ग्रोथ है, मीनिंग लेंथ वाइज रूट और शूट को बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ग्रोथ जोन रीजन वेयर एक्टिवली सेल्स डिवीजन ऑकर, तो ग्रोथ जोन कौन सा होता है प्लांट के अंदर, ये वो जोन है जहाँ पर एक्टिव सेल मौजूद होते हैं डिवीज़न के लिए। अब इसमें आपको मिनोमिक्स जो है मैंने बोला था कि मैं बार बार बना रहा हूँ, तो एपिकल मेरिस्टेम के जो फंक्शंस हैं उसको अगर आपने याद रखना है, ALT वर्ड याद रखिए, आल्ट होता है ना कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर तो सभी जानते हैं, ALT वहाँ पर एक की होती है, ठीक है। तो ALT याद रख लो, मीनिंग एपिकल मेरिस्टेम, L फॉर लेंथ को इंक्रीज करते हैं, T फॉर टिप्स ऑफ रूट एंड शूट मौजूद होते हैं। नहीं होता तो एक सेंटेंस याद रख लीजिए, एपिकल एट द टिप्स एड लेंथ, मीनिंग एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो टिप्स के ऊपर होती है प्लांट के, रूट के और शूट के, और वो लेंथ को इंक्रीज करती है। एपिकल एट द टिप्स एड लेंथ, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा 3.2.2, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। अभी आपने एपिकल मेरिस्टेम पढ़ लिया, अब उसी के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक है लेटरल मेरिस्टेम। हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन गर्थ, कि प्लांट्स की मोटाई कैसे बढ़ती है। अब लंबाई तो हमने बढ़ा ली, अब उसकी मोटाई कैसे बढ़ेगी प्लांट की, तो वो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी है। द स्टेम्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स इंक्रीजेज नॉट ओनली इन लेंथ बट आल्सो इन डायमीटर गर्थ। तो जो स्टेम होती है ना, डाइकोट प्लांट, मोनोकोट डाइकोट किया था ना आपने, है ना, उसमें हमने वेरिएशन बताई थी, उसमें हमने बताया था कि उसकी 2 कोटिलेडन होती है डाइकोट प्लांट की। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डाइकोट प्लांट की एग्जांपल ले ली, जो हमारे पास चना है, चने हैं, बीन्स हैं, ये डाइकोट प्लांट है ना। मक्की जो है वो मोनोकोट प्लांट है, लेकिन डाइकोट प्लांट जो है कहता है उसकी लेंथ ही नहीं बढ़ती, उसकी मोटाई भी बढ़ती है, ठीक है। दिस इंक्रीज इन गर्थ अकर ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मोटाई भी किसके कारण बढ़ रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कारण। इन टिम्बर यार्ड्स, लकड़ी का भंडार है ना, जो आरा होता है यहाँ पर, सा मिल जहाँ पर होती है, आप जाकर आइए
वहाँ पर आप देखोगे बड़ी बड़ी ट्री ट्रंक्स, कटे हुए तने गिरे होते हैं वहाँ पर। रिंग लाइक पैटर्न्स कैन बी सीन, तो ये देखिए आप वहाँ पर तने में ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये देखो यहाँ पर ऐसी रिंग्स बनी होंगी, वहाँ पर आपको दिख रही है आपको रिंग्स, ये देखो, है ना। तो ऐसी वाली रिंग्स वहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपकी बुक में दे रखा है डायग्राम 3.4, ठीक है। तो इसमें ऐसी वाली रिंग्स जो बनी होती हैं इनको हम एनुअल रिंग्स कह देते हैं, एनुअल ग्रोथ रिंग्स। अब जब आप कहीं पर भी जाओ ना लकड़ी के आरे पे, सामिल में, तो ये जरूर देखना वहाँ पर, दीज रिंग्स आर कॉल्ड एनुअल ग्रोथ रिंग्स। तो एनुअल ग्रोथ रिंग्स इनको बोला जाता है, वार्षिक वृद्धि बड़े कह देते हैं इनको। सम रिंग्स आर वाइड वाइल अदर्स आर नैरो, कुछ रिंग्स तो बहुत वाइड होंगी और कुछ जो रिंग्स होंगी वो नैरो होंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली रिंग जो है काफ़ी बड़ी है, फिर उसके बाद बीच बीच में रिंग्स बड़ी हैं, बीच बीच में रिंग्स छोटी हैं। तो इससे क्या है, वाइड रिंग्स शो फेवरेबल कंडीशन। तो वाइड रिंग से हमें ये पता चलता है कि प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो किया है वहाँ पर, मीनिंग फेवरेबल कंडीशन थी, अनुकूल परिस्थितियाँ थी, उसको पानी बढ़िया मिल रहा था, सनलाइट बढ़िया मिल रही थी, टेम्परेचर बढ़िया था ग्रोथ के लिए। नैरो रिंग्स जो अनफेवरेबल कंडीशन। तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पर आपको वाइड रिंग, थोड़ी चौड़ी रिंग और थोड़ी पतली रिंग मिलेंगी। तो जो चौड़ी वाली रिंग्स हैं वो बता रही है कि फेवरेबल कंडीशन थी, टेम्परेचर की, पानी की, ठीक है, और फूड की, तो इससे इनकी ग्रोथ प्रॉपर हुई। और जब कम फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, नॉन फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, तो उसकी रिंग जो थी वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो इसका मीनिंग एक सीज़न में 2 रिंग्स बनती हैं, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। तो इन रिंग्स को काउंट करके आप ये देख सकते हो कि प्लांट जो था उसकी एज कितनी है। साइंटिस्ट काउंट एनुअल रिंग्स टू एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो ये काउंट करते हैं इन एनुअल रिंग्स को, तो उससे उनको पता चलता है कि इस ट्री की एज क्या है। एनुअल रिंग्स आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। तो एनुअल रिंग्स से ये भी हमें पता चलता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन तब कैसी थी, बढ़िया वाली थी, एडवर्स थी। बढ़िया वाली होगी तो ग्रोथ रिंग जो है ज़्यादा मोटी होगी, अगर कम अच्छा वाला क्लाइमेट नहीं होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो क्लाइमेटिक कंडीशन अगर गलत होंगी तो रिंग जो है वो क्या होगी, पतली होगी। इंक्रीज इन गर्थ अक्कर बिकॉज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर अरेंज्ड इन रिंग्स। अब ये जो मोटाई है ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं जो कि इसकी मोटाई को बढ़ा रहे हैं, वो रिंग के रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे रिंग आप बनाते हो ना हाथ पकड़ के रिंग, तो रिंग के रूप में वो सेल्स यहाँ पर अरेंज हैं, तो तभी तो इसकी रिंग्स बनती हैं। अब इसमें मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो आपके लेटरल मेरिस्टेम है, दीज सेल डिवाइड कंटिन्यूसली एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये सेल लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, इनसाइड और आउटसाइड जो है ये गर्थ इंक्रीज करेंगे, नए सेलों को ऐड करेंगे। द ग्रोथ ऑकर इन द कॉन्सेंट्रिक मैनर, ठीक है। तो एक सर्कल के रूप में संकेंद्रित ढंग से, मीनिंग गोल गोल, ठीक है, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, ऐसे जो कॉन्सेंट्रिक मैनर में ये ग्रोथ होगी। दिस इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द स्टेम। तो धीरे धीरे पहले एक छोटी रिंग, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे रिंग्स बनती जाती हैं, उससे क्या होता है कि प्लांट की मोटाई बढ़ती जाती है, ठीक है। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। तो इसी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो के गर्थ को बढ़ाता है, जो मोटाई को बढ़ाता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि वो लेटरल ग्रोथ कर रहा है, साइड वाइज ग्रोथ कर रहा है। तो लेटरल मेरिस्टेम कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ। तो लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या, जो प्राइमरी ग्रोथ कौन करता था, एपिकल मेरिस्टेम। हमें पीछे जो है जो की है हमने लेक्चर किया उसी में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें जो लेटरल मेरिस्टेम है दैट विल कॉज द सेकेंडरी ग्रोथ। तो बेटा 3.2.2 में लेटरल मेरिस्टेम के की पॉइंट्स क्या रहेंगे कि लेटरल मेरिस्टेम जो है उसमें वो कहाँ होती है, मोस्टली डाइकोट में। डाइकोट स्टेम जो है उसकी थिकनेस जो है लेटरल मेरिस्टेम के कारण इंक्रीज करेगी। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो मोटाई को बढ़ाती है। सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली इन रिंग फॉर्म, क्योंकि उसके सेल्स रिंग के रूप में अरेंज होते हैं, तो रिंग के रूप में वो बढ़ेगी। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो अंदर को और बाहर को नए सेल्स बनते हैं। एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड इन ट्री ट्रंक्स। तो एनुअल रिंग्स जो है ट्री की ट्रंक्स में कॉमनली आप सी देख सकते हो। एनुअल रिंग्स हेल्प डिटरमाइन द ट्री एज। तो एनुअल रिंग्स जो है वो ट्री की एज डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगी। वाइडर रिंग्स का मीनिंग है गुड ग्रोथ कंडीशन, मीनिंग फेवरेबल कंडीशंस। नैरो रिंग्स का मीनिंग है पुअर ग्रोथ कंडीशंस। तो अब बेटा इसके लिए आपको जो याद रखना है वो रहेंगी हमारी लेटरल मेरिस्टेम की डेफिनेशन। तो लेटरल मेरिस्टेम की डेफिनेशन क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन थिकनेस और गर्थ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए किसी पेड़ की, या गर्थ बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम। गर्थ क्या रहेगी, थिकनेस और डायमीटर ऑफ स्टेम।
एनुअल ग्रोथ रिंग्स क्या रहेंगी? रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ईयरली इन ट्री ट्रंक्स, तो रिंग जैसे स्ट्रक्चर जो ट्री ट्रंक के अंदर बनते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मीनिंग थिकनेस बढ़ना। कंसेंट्रिक ग्रोथ मीनिंग ग्रोथ अकरिंग इन सर्कुलर लेयर्स, लेयर आफ्टर लेयर इन सर्कल। तो अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन, लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज करती है, गर्थ में इंक्रीज करती है, मोटाई बढ़ाती है। डाइकोट स्टेम में मौजूद होती है, एनुअल रिंग्स बनाती है। रिंग से हमें एज का पता चलता है ट्री की, और ये सेकेंडरी ग्रोथ करती है। अब सिंगल मेनोमिक जो आपको याद रखना है दैट इज द लार्ज, LARGE, लेटरल मेरिस्टेम, एनुअल रिंग्स, रिंग अरेंजमेंट, G फॉर गर्थ इंक्रीज, E फॉर एक्स्ट्रा सेल्स फॉर्म्ड। तो ये लार्ज आपको याद रखना है, दैट इज लेटरल टिश्यू मेक स्टेम लार्ज। एक तो अपने आप में भी सेंसिबल बन रहा है कि लेटरल टिश्यू जो है वो स्टेम को लार्ज बनाते हैं, मीनिंग LARGE, लेटरल मेरिस्टेम। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। तीसरा टॉपिक आ गया जो हमारे पास, दैट इज 3.2.3, दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हाउ डू प्लांट ग्रो आफ्टर बीइंग कट। देखिए पहले तो लेंथ वाइज बढ़ा दिया हमने प्लांट को, फिर उसकी गर्थ बढ़ा दी। अब तीसरी बात है कि अगर मान लो प्लांट को कट कर देते हैं तो वो फिर से ग्रो कैसे करता है। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। ये तो हमें क्लियर है, रूट और शूट की टिप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। इफ द टिप ऑफ द यंग स्टेम इज कट द स्टेम स्टॉप्स ग्रोइंग इन लेंथ। अगर टिप जो है यंग स्टेम की उसको काट दिया जाए तो स्टेम जो है वो लेंथ वाइज ग्रो करना बंद कर देती है। न्यू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द नोड्स। नई ब्रांचेस जो हैं वो नोड से निकलनी शुरू होती है। नोड क्या है? गांठ होती है ना, यहाँ पर ये देखिए, अगर आप किसी भी प्लांट की गांठ देखोगे तो उससे नई ब्रांचेस जो है निकलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड। दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसके बेस पे। अब नोड और इंटरनोड मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, वहाँ पर बेस पे होती हैं एंड आर जस्ट अबव द नोड। गन्ना देखा ना आपने, गन्ने में आपने, गन्ना नो डाउट मोनोकोट है ना, लेकिन उसकी गांठें देखी होंगी आपने। एक स्टेम है, फिर बीच में एक गांठ बनती है, जो गांठ बनी हुई है ना वो, ठीक है, उसको हमने कह दिया दैट इज़ द, उसके बीच में दो गांठों के बीच में जो जगह है दैट इज़ द इंटरनोड, और जो गांठ बनी है उसको हमने बोल दिया नोड। नोड पॉइंट ऑन स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स और ब्रांचेज अराइज। तो नोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ से स्टेम के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लीव्स और ब्रांचेज जो हैं वो ग्रो करती हैं। इंटरनोड, दो नोड्स के बीच में जो जगह होगी दैट इज कॉल्ड द इंटरनोड। व्हेन हेजेस आर कट, अब आपने देखा होगा हेजेस स्कूल के आसपास हमने झाड़ियाँ लगा रखी होती हैं, ठीक है, या कहीं पर भी झाड़ियाँ लगी, जब हम उनको काटते हैं न्यू ब्रांचेस ग्रो अगेन एंड मेक देम बुशी। न्यू ब्रांचेस ग्रो करती हैं और फिर से उनको घना बना देती हैं। ग्रास आल्सो री ग्रोज आफ्टर मॉर्निंग, ठीक है, घास को जब हम काट देते हैं, छील देते हैं, जब उसको उसके ऊपर पशुओं को ग्रेज करवाते हैं, एनिमल्स उसको ग्रेज करते हैं, तो फिर से ग्रो करती है ड्यू टू दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दिस रीग्रोथ अकर ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करती है? रीग्रोथ कोज करती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प्स प्लांट रीजनरेट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है किसी भी प्लांट को रीजनरेट करने में हेल्प करती हैं जब हम उसको काट देते हैं। तो तीन टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपने पढ़ ली है। अब ये देखो यहाँ पर डायग्राम है, फिगर है 3.5। यहाँ पर देखिए एक ना गमले में हमने किसका प्लांट लगा रखा है, आपको किसका दिख रहा है? ये गुलाब का पौधा है ना। तो गुलाब के पौधे की कटिंग करनी जरूरी, तो हमने जब ऊपर से इसको काट दिया तो नोड से न्यू ब्रांचेस जो हैं वो निकलेंगे, न्यू ब्रांचेस और लीव्स निकलेंगे। अब ये देखिए लॉन जो है ना, एक ग्रास का लॉन है हमारे पास, उसकी हम मोइंग कर रहे हैं। तो मोइंग का मीनिंग उसको कटिंग कर रहे हैं ग्रास की, तो ग्रास फिर से ग्रो कर जाएगा। तो दिस इज द फिगर 3.6 इन योर बुक। तो अब आपने तीन तरह की मेरिस्टेम पढ़ ली, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट की टिप पे होती है। इसका मेन काम है लेंथ को इंक्रीज करना। लेटरल मेरिस्टेम स्टेम की सर्कमफेरेंस में उसका जो घेरा होता है वहाँ पर होती है, ये उसकी मोटाई बढ़ाएगी। मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन द डाइकोट स्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पर होगी? दैट इज प्रेजेंट नोड के बेस पे और इंटरनोड के बेस पे होंगी। तो ये रीग्रोथ और ब्रांचिंग के काम आएगी। तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो इस टेबल को बेटा याद रख लेना अच्छी तरह से, ठीक है, इसके नोट्स बना लो, आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फर्दर हम पढ़ रहे हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फॉर्म्स न्यू सेल्स। अब ये आपको याद रहना चाहिए कि लगातार डिवीजन के कारण मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो नए सेल बनाते हैं। सम सेल्स रिमेन मेरिस्टेमेटिक, कुछ सेल जो है मेरिस्टेमेटिक रहेंगे। सम सेल्स लूज एबिलिटी टू डिवाइड। अब यहाँ पर मेन बात अब हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। कुछ सेल तो मेरिस्टेमेटिक रहेंगे, सारी उम्र डिवाइड करते रहेंगे, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो अपनी डिवीज़न की एबिलिटी को खो देंगे।
दीज सेल बिकम परमानेंट टिश्यू, तो इन सेल्स को हम परमानेंट टिश्यूज़ बोल देते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ बिकम स्पेशलाइज फॉर फंक्शंस लाइक स्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, उनमें कुछ खास विशिष्ट हो जाते हैं, वो उनमें कुछ खास क्वालिटी आ जाती हैं, वो खास क्वालिटीज़ के कारण सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोरेज करते हैं। ओके जी। अब इसमें एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विभेदन। द प्रोसेस इन विच मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड क्वालिटी आ जाती हैं और वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, उसको हम कह देंगे डिफ्रेंशिएशन। मीनिंग उनमें क्वालिटीज़ में सुधार आ गया, कुछ उसमें स्पेशल क्वालिटीज़ आ गई जिसके कारण वो क्या करेंगे, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करेंगे। तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है रीग्रोथ कोज करती है, याद रखना, नोड इंटरनोड के ऊपर मौजूद होगी। ग्रास जो है वो रीग्रो करता है ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। डिफ्रेंशिएशन फॉर्म परमानेंट टिश्यूज़, डिफ्रेंशिएशन जो है उससे परमानेंट टिश्यू बनते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, तो परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको इसको याद रखना है तो इसको याद रखने के फार्मूला बनाया मैंने, सभी का फंक्शन याद रखना हो तो अ लिड, अ का मीनिंग एपिकल, लेंथ कोस करेगी, लेटरल गर्थ बढ़ाएगी, आई फॉर इंटरकैलरी, ये रीग्रोथ करेगी, डिफ्रेंशिएशन मीनिंग परमानेंट टिश्यूज़ का फॉर्म होना, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक को मैंने एक सिंगल मिनोमिक में चेंज कर दिया। तो ऑल लिविंग प्लांट्स डिवेल्प, ठीक है, अगर आपको ये नहीं याद रहता, अ लिड नहीं याद रहता तो ऑल लिविंग प्लांट्स डिवेल्प, तो पूरे का पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया। अब बेटा हमने सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया ना, एपिकल, लेटरल, ठीक है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ लिया हमने, है ना। तो अब इसमें हमने एक चीज़ सीख ली कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो फीचर्स हैं उनको आपने याद कैसे रखना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, सक्रिय रूप से विभाजित होने वाले सेल होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, इनका साइज स्मॉल होता है, इनकी सेल वॉल थिन होती है, साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है, इनका न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पर देखते जाओ इस डायग्राम को, इनके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होगा, इतना स्मॉल होगा कि वो अनऑब्जर्वेबल होगा। सेल्स जो हैं बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। दीज सेल्स हेल्प इन द प्लांट ग्रोथ, और ये सेल जो है प्लांट की ग्रोथ में लेटरली, रीग्रोथ और एपिकली इनको ग्रो करेंगे प्लांट को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं ये ग्रोइंग रीजन्स में मिलते हैं। अब इसमें अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की क्वालिटीज़ को याद करना है तो उसके लिए निमोनिक बना रखा है स्मार्ट डीएनजी, ठीक है। स्मार्ट डीएनजी मीनिंग स्मॉल सेल्स हैं, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर माइटोटिकली एक्टिव मीनिंग एक्टिवली डिवाइडिंग है, ए मीनिंग एब्सेंट वैक्यूल, आर फॉर रिच डेंस साइटोप्लाज्म, ये सारी क्वालिटीज़ मैंने यहाँ पर पढ़ाई आपको। टी मीनिंग थिन सेल वॉल, डी मीनिंग डेंस पैकिंग, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड न्यूक्लियस इज लार्ज और प्रोमिनेंट, जी फॉर ग्रोथ फंक्शन, इनका मेन काम होता है ग्रो करना, ग्रोथ करना। तो बेटा डायग्राम जो है ना हमारे पास एक जो हमारी बुक में दिया नहीं हुआ था, तो इसलिए ना मैंने ये डायग्राम स्पेशली यहाँ से लिया है। देखिए एपेक्स में ये एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, शूट का, ये एपिकल मेरिस्टेम है रूट का, याद रहेगा ना। तो एपिकल मेरिस्टेम शूट की टिप पे या रूट की टिप पे होता है। तो ये आ गया हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम मीनिंग ये मोटापा बढ़ाएगा प्लांट का, और ये रहा लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरकैलरी सॉरी, ये ब्रांचेस को कोज करेगा, ठीक है, यहाँ पर भी इंटरकैलरी है। तो लेटरल जो है वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, मीनिंग मोटापा बढ़ाएगा उसका। तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में अगर किसी को डेफिनेशन नहीं समझ आई तो यहाँ से फिर से कर लेना। ये टिप के ऊपर मौजूद होता है स्टेम और रूट की, ठीक है, ग्रोथ स्टेम और रूट की करेगा। लेटरल मेरिस्टेम जो है ये मोटापा बढ़ाएगा, प्लांट का गर्थ इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, ठीक है, ये लीव्स और इंटरनोड के बेस पे होता है, ये आ गया हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, ओके। ये प्लांट को फिर से उसमें जो बर्ड्स बनती है नई वाली रीग्रोथ में उसके काम करता है ये, ठीक है जी। अब बेटा जब आपने इस चैप्टर को पढ़ना ना तो आप ये वाला डायग्राम सबसे पहले बना सकते हो। प्लांट टिश्यूज़ जो हैं दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है हम पढ़ चुके हैं, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला काम खत्म हो गया। तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने किए थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, कर लिया हमने। ये तो प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल,
इंटरक्लरी एंड लेटरल, राइट। अब मैंने बताया, अभी एक वर्ड बताया मैंने कि डिफ्रेंशिएशन होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। और डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग उसमें स्पेशलाइज्ड कुछ क्वालिटीज़ आ जाएंगी, स्पेशल क्वालिटीज़, ठीक है। और उसके बाद उसमें वो जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, जब प्लांट के और काम करने में काम आएंगे। अब जो दूसरा टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं दैट इज़ द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है वो दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। मीनिंग अगर हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो इसको पढ़ने के बाद हमारा प्लांट टिश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए बेटा, इसमें ये वाला हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। परमानेंट टिश्यूज़ में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ने हैं और उसमें है हमारे पास पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है उसमें है जाइलम एंड फ्लोएम। अब परमानेंट टिश्यू जो है वो दो तरह के होंगे, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो होगी बात क्लियर। सिंपल परमानेंट टिश्यू के आगे तीन टाइप्स हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अब फर्दर ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जो परमानेंट टिश्यू वाला, ये अब हमने कंप्लीट करना है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यूज़ 3.2.4 परमानेंट टिश्यूज़, स्थायी ऊतक कह देंगे इसको। अ ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस इसको हम बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट ऑफ रूट और स्टेम एंड वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ अंडर माइक्रोस्कोप। अब अगर हम किसी टिश्यू को क्या करेंगे, लंबेदार काटेंगे, ठीक है, वर्टिकली, मीनिंग मान लो ये है ना, अगर मैं इसको ब्लेड लेकर इधर से ऐसे नीचे लंबेदार काट दूँ तो वो होगा बीएस, वर्टिकल सेक्शन। लेकिन अगर मैं इसको सीधा ऐसे कट मारूँ तो होगा ट्रांसफर सेक्शन। अब इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे इसको रख दिया, ठीक है। अब जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे आप तो ये सारे के सारे टिश्यू रंग बिरंगे आपको दिखाई देंगे वहाँ पर, ठीक है जी। अब कौन कौन से टिश्यू दिखाई देंगे, द सेल्स आर नॉट ऑल सिमिलर इन शेप। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि सभी सेल जो हैं उनकी शेप एक जैसी नहीं है, ठीक है, और साइज़ भी एक जैसा नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़, तो डिफरेंट सेल जो है डिफरेंट टिश्यूज़ बना रहे हैं। ईच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर टिश्यू में स्पेशलाइजेशन है, विशिष्ट उसमें कुछ गुण हैं, खास गुण हैं उसमें, जिससे वो स्पेसिफिक खास तरह के फंक्शन कर रहा है। These specialized tissues are called permanent tissue। तो जो टिश्यू डिफ्रेंशिएट हो गए, स्पेशल हो गए, उनको हमने परमानेंट टिश्यू बोल दिया। परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। तो परमानेंट टिश्यू किससे बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं, हवा में से नहीं आते, कहीं बाहर से नहीं आते, वो वहीं पर मौजूद होते हैं। तो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उन्हीं में कुछ खास क्वालिटीज़ आ जाती हैं, उनकी डिफ्रेंशिएशन हो जाती है और वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो परमानेंट टिश्यूज या परमानेंट सेल जो होते हैं उनमें जो एबिलिटी है विभाजित होने की क्षमता, डिवाइड होने की क्षमता, वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर ये बेटा हमारे पास है ट्रांसफर सेक्शन, इसकी डेफिनेशन क्रॉस सेक्शन कट ऑफ द प्लांट। तो इसको अगर ऐसे काटेंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या होगा, ट्रांसफर सेक्शन। तो अगर हम इसको नीचे की ओर काटेंगे तो दैट इज लेंथ वाइज काटेंगे, दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल सेक्शन। तो ये देखो आप बड़े ध्यान से डायग्राम देखो, जहाँ पर आपको बाहर दिखाई दे रही क्यूटिकल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर है एपिडर्मिस और इसके बाहर छोटे छोटे हेयर जैसी ग्रोथ है, इसको एपिडर्मल हेयर कहा हमने। तो अब जो मैंने आपको डिस्कस किया था, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दिख रहा है ना आपको, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा दिख रहे हैं ना आपको, इसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यूज़। फिर फ्लोएम एंड जाइलम भी आपको मैंने बताए थे, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना, ये देखो ना, ये देखो मैंने बता रखे हैं यहाँ पर, ये देखो, ये आधा देखते हैं हम यहाँ से। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये पेरेन्काइमा दिखाई देगा आपको, कोलेन्काइमा कहाँ पर है, ये कोलेन्काइमा दिखाई देगा और ये आपका स्क्लेरेन्काइमा दिखाई देगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्लोएम और जाइलम हो गए, तो ये रहा जी आपका फ्लोएम और ये रहा बीच के अंदर जाइलम। होगी बात क्लियर। तो ये सारे के सारे टिश्यूज़ हमने प्लांट के ट्रांसफर सेक्शन में देख लिए। अब परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं, परमानेंट टिश्यूज़, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, टिश्यूज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स दैट लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं जो कि अपनी एबिलिटी टू डिवाइड होने की क्षमता को खो चुके हैं और स्पेसिफिक फंक्शन जो है, स्पेसिफिक काम करें, खास काम कर रहे हैं। परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो दो तरह के होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़,
जो एक ही तरह के सेल से बनते हैं उसको बोलते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, और ये सभी इनके सेल जो हैं एक ही तरह का काम करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो होंगे ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बनेंगे। सिंपल मीनिंग एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्स मीनिंग जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने हुए हैं, और अलग अलग सेल इनमें क्या करेंगे, आपस में मिलके काम करेंगे। और डिफरेंट टिश्यूज़ आर प्रेजेंट बिकॉज प्लांट्स नीड स्पेशलाइज फंक्शन सच एज। अब जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हमें क्यों मौजूद है इसके अंदर, वो इसलिए मौजूद हैं प्लांट के अंदर, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ को मौजूद हैं सपोर्ट देने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है जी, तो ये 4 काम के लिए वो रिक्वायर्ड हैं, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं। अब बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस, है ना। अब आप देखो किसी प्लांट को आपने काटा ना, है ना, जहाँ से मान लो किसी गुलाब के छोटी सी कलम को आपने ट्रांसवर्स सेक्शन उसका काट के उसको देख लो आप, है ना, तो इसके बाहर वाली साइड में ना आप देखोगे ये वाली होती है ना जो ग्रीन, डार्क ग्रीन है थोड़ी सी, है ना, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस फॉर्म द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। तो एपिडर्मिस जो है ये सबसे आउटरमोस्ट लेयर को बनाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर्ड फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल। तो इसके अंदर कौन सा होते हैं, बिल्कुल सघन रूप से बिल्कुल टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सेल्स होते हैं। सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है, एक लेयर से बने होते हैं ये, और फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं ये बिल्कुल, और रेक्टेंगुलर इनका साइज़ होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, मैकेनिकल इंजरी से, कोई भी चोट ना लग जाए प्लांट को, उससे बचाएंगे। प्लांट में वाटर लॉस ना हो जाए, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से उसको बचाएंगे। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, और मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा बरसात है, उस केस में ये वाली बाहर वाली जो प्लांट की स्टेम के ऊपर स्किन होती है एपिडर्मिस, ये उसको बचाएगी। अब आपने देखा कि ये तो होगी ना एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर ना यहाँ पर एक बिल्कुल और भी पतली सी लेयर होती है, ये देखो बिल्कुल साथ साथ में टच करते हो जाएंगे हम, तो इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। तो जो क्यूटिकल है ना, एपिडर्मिस सेल्स आर कवर्ड बाय अ वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। तो एपिडर्मिस सेल जो है ना, इसके ऊपर ना एक बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। वैक्स मीनिंग वैक्स जैसी, मोम की तरह वो बिल्कुल मुलायम होती है। ठीक है, इसको क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिन से बनी होती है, क्यूटिन एक मटेरियल है, ठीक है, ये उससे बनी होती है। क्यूटिन इज अ मटेरियल विच इज़ रेजिस्टेंट टू वाटर, वाटर से ये मतलब वाटर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, और इसको ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो प्लांट्स लिविंग इन ड्राई हैबिटेट, मान लो खुश्क जगह पर रह रहा है, कहीं डेजर्ट में रह रहा है प्लांट, या जहाँ पर कम पानी होता है, द क्यूटिकल बिकम्स थिक एंड, और ये इतनी थिक हो जाती है, इतनी मोटी हो जाती है क्यूटिकल। अ थिक क्यूटिकल रिड्यूसेस वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो थिक क्यूटिकल जो है वो क्या करेगी, वाटर का लॉस जो है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ट्रांसपीरेशन के दौरान, मीनिंग वाटर का लॉस जो है, वाटर अपने आप जो इवेपोरेट होता है ना प्लांट से, तो ये उस लॉस को बचाएगी, उस लॉस को कम करेगी, जो द ऑटोमेटिक इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एनी एक्सपोज पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एक्सपोज जो हमारे पास ये वाला तना है, स्टेम है प्लांट की, अब इससे तो वाटर लॉस होगा। अब इसको वाटर लॉस को बचाने के लिए इसके ऊपर एक लेयर जमी होती है, दैट इज कॉल्ड द क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जो है इसके अलावा मैकेनिकल इंजरी से बचाती है और पैरासाइट से बचाती है, याद रखना। ओके जी, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ रहे थे दैट इज़ द रूट हेयर, है ना। ये देखो बेटा, ये होगी ना हमारी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर ये रूट हेयर भी मौजूद है। सम एपिडर्मल सेल्स फॉर्म रूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो एक बाल जैसा ऊपर ना जो आपको एपिडर्मिस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो बाल जैसी एक प्रोजेक्शन बाहर को निकली हुई दिख जाएगी, तो इसको हम कहते हैं रूट हेयर। ठीक है, तो एपिडर्मिस में एपिडर्मल हेयर होगी, ठीक है, और रूट में रूट हेयर होगा। ओके, अब रूट्स में होती है रूट हेयर, तो एपिडर्मिस में एपिडर्मल हेयर होगी। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने के काम है। रूट्स के छोटे छोटे हेयर देखे ना आपने, बाल निकले होते हैं जब किसी प्लांट को उखाड़ते हो आप, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है, मीनिंग एरिया बढ़ा देती है। एरिया बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा एरिया से वाटर जो है प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो ज़्यादा मिनरल और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा प्लांट। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है दैट इज स्टोमेटा। ठीक है, द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स कंटेन टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, अब अगर आप लीफ, ये तो मैंने आपको 7th क्लास 6th क्लास में भी पढ़ाया था कि एपिडर्मिस होती है, इवन प्लांट की स्टेम के ऊपर भी कई बार स्टोमेटा होते हैं। लीफ की जो लीफ है उसकी सरफेस के ऊपर भी स्टोमेटा होंगे। ये छोटे छोटे पोर्स हैं जिससे ट्रांसपीरेशन होती है, जिससे वाटर बाहर को आता है। और दूसरी बात है कि इसी छोटे छोटे पोर्स से ऑक्सीजन जो है बाहर जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है प्लांट के अंदर। ठीक है,
तो स्टोमेटा द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, लीव्स अब देखो ना, लीव्स के ऊपर भी तो एपिडर्मिस होगी ना, तो लीव्स की जो एपिडर्मिस है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का क्या फंक्शन, ये देखिए, ये स्टोमेटा है ना। तो इसके अंदर जो छोटा सा पोर है ना, जहाँ पर मैंने ये पॉइंट रखा है, ये देखिए, ये इसमें पोर कितना बड़ा है, इसमें पोर कितना छोटा है। तो इसका मेन काम होता है पोर का, स्टोमेटा का क्या काम है, गैसेस एक्सचेंज। गैसेस अंदर आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी, तो गैसेस को एक्सचेंज, आदान प्रदान करना। ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा, तो स्टोमेटा से अपने आप पानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स निकलता रहता है लगातार, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर आउटिंग ऑफ वाटर, मीनिंग वाटर जो है, ठीक है, उजिज आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स के रूप में जब स्टोमेटा से बाहर निकलता है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। अब इस ट्रांसपिरेशन के कारण जो इवेपोरेशन हो रही है इस यहाँ से स्टोमेटा से, उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, इससे ट्रांसपिरेशन पुल होती है, मीनिंग एक खिंचाव महसूस होता है प्लांट के अंदर, जिससे जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर को चढ़ता है, ठीक है। इसी ट्रांसपिरेशन के कारण पानी जो है प्लांट में ऊंची से ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। ट्रांसपिरेशन से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और इससे वेस्ट मटेरियल भी रिमूव होता है प्लांट का। अब बेटा मैंने प्रोटेक्टिव टिश्यू के थोड़े से निमोनिक्स बना रखे हैं। तो रूट के अंदर जो हमारी एपिडर्मिस है उसमें क्या क्या रहता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन से याद रखना है, तो ई कस्ट याद रखिए, ई फॉर एपिडर्मिस, सी यू फॉर क्यूटिकल, आर फॉर रूट हेयर एंड एस टी फॉर स्टोमेटा, ठीक है। तो ये आपको एवरी क्यूट रूट है स्टोमेटा, ये याद रखने का तरीका है। मीनिंग प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन से होंगे, प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आउटसाइड एपिडर्मिस में ये हमारे पास एपिडर्मिस के साथ आ जाएंगे एपिडर्मिस, सी फॉर क्यूटिकल, आर फॉर रूट हेयर एंड एस टी फॉर स्टोमेटा। स्टोमेटा के फंक्शन जो है उसको याद रखने का तरीका है, गेट गैसेस एक्सचेंज, ई फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर जिसको हमने ट्रांसपिरेशन बोला था, टी फॉर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन भी होती है और ट्रांसपिरेशन भी होती है ना। और उसके बाद रूट हेयर फंक्शन, उसके लिए राम याद रख लीजिए, रूट हेयर का काम है एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल्स एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रूट एब्जॉर्ब मिनरल्स, ये याद रखिएगा। एपिडर्मिस के फंक्शन क्या रहेंगे, एपिडर्मिस PWGS, ठीक है, दैट इज प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, G फॉर गैसेस एक्सचेंज, S फॉर स्पॉट अगेंस्ट इंजुरी। तो अब इसमें क्यूटिकल के फंक्शन जो हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। क्यूटिकल एक्ट एज अ प्रोटेक्शन, या आप सिंपली कैप याद रखिए, क्यूटिकल अवॉइड वाटर लॉस एंड डस्ट प्रोटेक्शन। अब देखिए बेटा, वर्ड तो नॉन सेंस ही बनाने पड़ते हैं, तो जिसको सूट करता है वो याद कर सकते हैं, इससे नहीं करता तो मत आप याद करिए, ठीक है। तो अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन क्या रहेगी, एपिडर्मिस जो है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके ऊपर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल का मैंने फंक्शन बता दिया आपको। रूट हेयर जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये रूट्स के अंदर होती है। रिमेंबर एपिडर्मिस जो है वो रूट्स के ऊपर भी होती है और स्टेम के ऊपर भी होती है और लीव्स के ऊपर भी होती है। स्टोमेटा जो है स्टेम के ऊपर भी, जो बड़ी पतली सी स्टेम होगी उसके ऊपर भी होंगे, लीव्स के ऊपर भी होंगे। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपिरेशन से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमने कर लिए प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, एपिडर्मिस एंड उससे रिलेटेड जितने थे क्यूटिकल, स्टोमेटा वगैरह हमने पढ़ लिए। अब बेटा नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ना, दैट इज़ अ स्पॉटिंग टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, है ना। तो मैंने बताया थे दो तरह के प्लांट टिश्यू होंगे, ठीक है। एक तो मेरिस्टेमेटिक कर लिया हमने, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू कर लिए, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें स्पॉटिंग टिश्यू को ही हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब स्पॉटिंग टिश्यू जो है कीप द प्लांट अपराइट, ये प्लांट को बिल्कुल सीधा रखेंगे, मुड़ने तोड़ने नहीं देंगे। तो इनका मेन काम क्या रहेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना, सहारा, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सहारा, मजबूती और लचीला बल प्रोवाइड करते हैं, कौन से, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। अब इसमें आ जाता है हमारे पास जो आपकी बुक में दे रखा है 3.8 वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और स्पॉटिंग टिश्यूज़, दैट इज द पेरेन्काइमा। साथ में क्वालिटी लिख रखी है इनकी, थिन वॉल, कॉलेन्काइमा थिक वॉल्ड और स्क्लेरेन्काइमा थिक लिग्निफाइड वॉल्स। अब इस चीज़ को हमने स्टडी करना है वन बाय वन, दैट इज द पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब मुझे टिश्यूज़ याद नहीं होते थे, जब मैं बचपन में था तो मैंने कैसे याद रखा था इनको, PCS, पंजाब सिविल सर्विसेज, PCS, P फॉर पेरेन्काइमा, C फॉर कॉलेन्काइमा, S फॉर स्क्लेरेन्काइमा। तो ये मिनोमिक्स आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि फ्रेश ट्विग वेंड्स बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल टिश्यूज़। अब छोटी सी ट्विग है, छोटा सा तिनका है ना, वो बेंड कर जाता है आराम से, छोटी सी स्टेम है वो,
क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर फ्लेक्सिबल टिश्यू है। और ड्राई ट्विग ब्रेक्स, एक छोटा सा हमारे पास टहनी है, अगर वो ड्राई है उसको आप थोड़ा सा खींचते हो वो टूट जाता है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। सीड कोट जो है आर हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग टिश्यूज़। अब सीड कोट में कौन कौन सा आ जाएगा, आप देखो ना, सीड कोट में बादाम का कोट देखा होगा आपने, है ना, और आपने अखरोट का कोट देखा होगा, है ना, मूंगफली का भी देखा होगा। तो काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे सीड्स हैं जिसके ऊपर बड़े हार्ड कोट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ के कारण है। एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं क्योंकि इनके अंदर हमारे पास क्या रहता है, स्पेस रहता है। ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ के कारण जो उनको क्या करते हैं, तैरने में मदद करते हैं, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। तो आपको याद हो गया, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, अब 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे। पहले पेरेन्काइमा, फिर कोलेन्काइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा जो है, पहली बात यहाँ से डायग्राम इसका याद रखिएगा, इसकी थिन वॉल्स होती हैं टिश्यूज़ की। पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। पहली बात याद रखनी है कि इसके सेल लिविंग होंगे। तो लिविंग है मीनिंग जिंदा सेल हैं, जिंदा सेल है तो वो डिवाइड भी होंगे, ठीक है। विथ थिन वॉल्स, इनकी वॉल्स थिन होगी। सेल्स आर लूजली पैक्ड, तो इसका मीनिंग है इनके अंदर स्पेस होगा, ठीक है। इतने बिल्कुल सख्ती से पैक नहीं होंगे, इनके बीच में स्पेस होगा, विद इंटरसेलुलर स्पेसिस। इनका मेन काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का भंडारण करना, फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, एक चीज़ आपको याद रखनी, क्लोरेन्काइमा वर्ड याद रखना है, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन क्लोरोफिल से रिलेटेड है ना। अब कई बार पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर, समटाइम पेरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, कई बार पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। सच टिश्यूज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो ऐसे टिश्यूज जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब ओबियसली जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पेरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा कह देंगे। ऐसा पेरेन्काइमा, कोई भी पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा का मेन काम है फूड की प्रिपरेशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वो फूड को बनाता है, ठीक है। अब अगर पेरेन्काइमा के अंदर थोड़ी सी एयर ट्रैप हो जाए, इन एक्वाटिक प्लांट्स पेरेन्काइमा कंटेन्स लार्ज एयर कैविटीज। एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर पेरेन्काइमा जो है उसके अंदर बहुत सारी एयर कैविटीज होती हैं। दीज एयर स्पेसिस प्रोवाइड व्यूएंसी। अब पेरेन्काइमा जो होता है ना, अगर मान लो पेरेन्काइमा सेल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी एयर कैविटीज आ जाए, ठीक है, एयर के होल्स आ जाएं उसके अंदर, ठीक है, एयर के ज़्यादा स्पेस आ जाए, तो ये एयर स्पेस क्या करते हैं, ये उसको तैरने में, ब्यूएंसी में मदद करेंगे। ब्यूएंसी हेल्प प्लांट टू फ्लोट। ब्यूएंसी जो है वो प्लांट को तैरने में हेल्प करेगी। दिस टाइप ऑफ पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। तो सिंपल सी बात है, पेरेन्काइमा सेल जिनके अंदर एयर कैविटीज़ हों और वो फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, ब्यूएंसी में मदद करते हैं, उनको हम कह देंगे एरेन्काइमा। द पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स आर आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो पेरेन्काइमा का एक और काम है कि पेरेन्काइमा जो रूट्स के अंदर होता है और स्टेम के अंदर होता है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करके रखता है, ठीक है जी। पेरेन्काइमा का काम कंप्लीट। अब आ गया हमारे पास सेकंड वाला, दैट इज द कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। तो कोलेन्काइमा में लंबे लंबे सेल्स होते हैं। द सेल्स आर लिविंग एंड इलोंगेटेड। इसका मीनिंग पेरेन्काइमा में भी लोग जो थे लिविंग थे, कोलेन्काइमा में भी लिविंग है, और इसके सेल जो लिविंग तो है ही हैं, लिविंग भी है और लंबे लंबे सेल्स हैं। इरेगुलरली थिकन एट कॉर्नर। तो कॉर्नर के ऊपर थोड़े से थिक होंगे। देखो यहाँ पर एक कॉर्नर पे आके क्या है, थिक वॉल बन रही है उनकी, ठीक है। दीज सेल्स हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो ओबियसली जब थिकनिंग ज़्यादा हो जाएगी, कॉर्नर पे थिक हो गए तो स्पेस को वो घेर लेंगे, तो इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस कम होगा। द सेल्स वॉल्स आर थिकर एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर के ऊपर सेल वॉल जो है वो थिक होगी। देखो कॉर्नर है, जहाँ पर भी कॉर्नर है वहाँ पर सेल वॉल क्या है, थिक है। द सेल वॉल इज पैक्टिनाइज्ड। अब इसमें सेल के अंदर एक स्पेशल तरह का मटेरियल होता है, इसको कहते हैं पैक्टिन। तो इसलिए ये पैक्टिनाइज भी होते हैं कॉर्नर पे थोड़ी बहुत। तो कोलेन्काइमा कहाँ कहाँ मिलेगा, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, लीफ की स्टाक पे, लीफ की डंडी होती है ना उसमें, मिडरिब में, लीफ का जो मिडरिब होती है बीच वाला छोटी सी, जो उसके अंदर आपने देखा स्ट्रक्चर बना होता है, मेन स्टेम सी होती है लीफ के अंदर जो देखने वाली आपको, ठीक है। तो डाइकोट स्टेम के अंदर हर्बेशियस प्लांट्स जो है, हर्ब्स होते हैं जो डाइकोट होते हैं, उसके अंदर भी ये जो है आपको कोलेन्काइमा देखने को मिलेगा। तो कोलेन्काइमा के फंक्शन क्या रहेंगे, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। अब
अलो स्टेम एंड लीव्स टू बेंड इजीली विदाउट ब्रेकिंग, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को सो दैट प्लांट इजीली बेंड हो जाए, टूटे ना। फूड की स्टोरेज करेंगे, फूड को स्टोर करके रखेगा। और फोटोसिंथेसिस, कई बार इसमें क्लोरोफिल मौजूद हो तो ये फोटोसिंथेसिस भी प्रोवाइड करता है, फोटो मीनिंग फूड भी बनाता है। अब इसके बाद कॉलिनकाइमा के बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट इज द स्क्लेरेनकाइमा। फार्मूला याद है ना, PCS। तो स्क्लेरेनकाइमा जो है इसमें लॉन्ग नैरो डेड सेल्स होते हैं। ये देखो लॉन्ग है, लंबा सेल है, नैरो है, ठीक है, और इसके अंदर ल्यूमन इसका जो है नैरो है। और इसके यहाँ पर मैंने बोला लिग्निफाइड थिक वाल, तो सेल वाल के ऊपर लिग्निन नाम का मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। ये लंबे का लंबा पूरा सेल निकाल के बताया गया और ये ऊपर से इसको काटा गया वो दिखाया गया, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा में लॉन्ग नैरो डेड सेल्स होते हैं। सेल वॉल्स आर वेरी थिक, सेल वॉल बहुत थिक होगी। वॉल्स बिकम थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, तो लिग्निन नाम का मटेरियल है, उससे क्या होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा सेल वॉल के ऊपर और वो सख्त हो जाएगा। लिग्निन एक्ट्स लाइक सीमेंट। अब लिग्निन जो है ना वो सीमेंट की तरह काम करता है एंड मेक सेल हार्ड एंड स्टिफ, और इससे क्या होगा सेल बहुत हार्ड हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे, कठोर और सख्त हो जाएंगे। समटाइम वॉल्स बिकम सो थिक दैट ऑलमोस्ट नो इंटरनल स्पेस रिमेन्स इनसाइड द सेल, और सेल कई बार इतने थिक हो जाते हैं कि अंदर वाला ये जो स्पेस है ना ये टोटली खत्म हो जाता है। ओके, द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो अब जो हस्क है ना किसकी बोला, कोकोनट की, कोकोनट का जो छिलका है वो किससे बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा से। सेल्स बिकम डेड बिकॉज ऑफ द लिग्निन डिपोजिशन, तो लिग्निन जब डिपॉजिट हो जाएगा सारी ओर तो देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ना बाहर से अंदर मटेरियल आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पर होता है, स्टेम के अंदर होता है, वेस्कुलर बंडल के आसपास होगा, वेन्स जो होती हैं लीव्स की उसमें होता है, और हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स, जितने भी आप हार्ड कवरिंग नट्स देखते हो ना, सीड्स देखते हो जिनके ऊपर बड़ा हार्ड कवर होता है, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, तो इसकी कवरिंग जो है वो स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है। जैसे कोकोनट हस्क होगी, वॉलनट शेल हो गया, ठीक है जी। तो तीन हमने कर लिए PCS, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा जो है ना इसके बेटा फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करेगा सीड्स और नट्स को, और कमर्शियल यूज़ होता है ये, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा की जो फाइबर्स होती हैं जैसे कोकोनट हस्क है, हेम्प है, सण की रस्सी बनती है आपने देखा होगा, जूट जो है और फ्लेक्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये कमर्शियली यूज़ होते हैं। अब अगर आप मिनोमिक याद रखें SCLER स्क्लेर, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होता है, सीमेंटेड बाय लिग्निन, स्क्लेरेनकाइमा से स्क्लेर वर्ड याद रख लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, सीमेंटेड बाय लिग्निन, L फॉर लॉन्ग डेड सेल, E फॉर एक्सट्रीमली हार्ड, R फॉर रिजिडिटी, तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा पॉज एंड पॉन्डर। व्हाई आर कोकोनट हस्क फाइबर्स हार्ड एंड ब्रिटल वाइल कोरिएंडर स्टाक आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात क्लियर हो जाएगी कि जो कोकोनट हस्क है, कोकोनट की जो फाइबर्स होती हैं, कोकोनट का जो छिलका होता है वो हार्ड है, वो ब्रिटल है, लेकिन कोरिएंडर की जो स्टेम है वो बहुत सॉफ्ट होती है, थोड़ा सा हाथ लगाओ टूट जाती है, वो फ्लेक्सिबल भी होती है। तो कोकोनट हस्क फाइबर जो है वो किससे बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की सेल से, जो कि डेड है, लिग्निफाइड है, क्योंकि इसमें लिग्निन है। लिग्निन जो है इसको वार्ड को थिक हार्ड, वॉल्स को थिक हार्ड और ब्रिटल बना देता है। देयरफॉर कोकोनट फाइबर्स आर हार्ड एंड स्टिफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन ऑब्वियसली। कोरिएंडर लीव्स जो है इसमें कॉलिनकाइमा टिश्यू सेल्स होते हैं, ठीक है। वॉल्स में पैक्टिन रहेगा, पैक्टिन जो है वो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। देयरफॉर कोरिएंडर स्टार्क्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, तो पैक्टिन जो है वो इतना हार्ड नहीं होता, तो ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल रहेगा, तो इसलिए इसकी स्टेम सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल रहेगी। अब बेटा नेक्स्ट हम तीनों का कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन से क्या होता है, लर्न जल्दी हो जाता है। पेरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। नेचर क्या है, पेरेनकाइमा लिविंग है, कॉलिनकाइमा भी लिविंग है, स्क्लेरेनकाइमा डेड है। ये टेबल बनाकर अपने सामने टेबल के ऊपर चिपका लीजिएगा जहाँ स्टडी टेबल आपका। सेल वॉल इसकी थिन है, इसकी अनइवनली थिक है, कॉर्नर पे थिक होती है ना, और ये थिक एंड लिग्निफाइड है। स्पेस पेरेनकाइमा में होता है सेल्स के बीच में, कोलिनकाइमा के बीच में स्पेस होता है लेकिन बहुत कम होता है। स्क्लेरेनकाइमा के बीच में स्पेस टोटली एब्सेंट है। पेरेनकाइमा का काम क्या है, स्टोरेज। कोलिनकाइमा का क्या काम है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। और स्क्लेरेनकाइमा का काम भी स्ट्रेंथ है, मीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं देगा, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल है पेरेनकाइमा में एक्वाटिक प्लांट्स, कोलिनकाइमा में टेंड्रिल्स, बेले वगैरह छोटे छोटे जो लाइट प्लांट्स आ जाते हैं हमारे पास, हर्ब्स। स्क्लेरेनकाइमा में कोकोनट हस्क, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कंपैरिजन को